अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमने लास्ट क्लासेस में अकाउंटिंग के सारे मामला को डील किया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने टोटल 10 चैप्टर्स करने थे, जिसमें हमने 5 जो है फिजिकल क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे। छठा जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। छठे चैप्टर में मैं वैसे अब इनिशियली स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इस चैप्टर आपने पहले भी बीकॉम लेवल पे पढ़ा हुआ है, जिसमें आप जो चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, और इसलिए मैं उस चीज़ को जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। हम क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन कुछ रेशो को मैं आपको जो है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें हमने बात की थी करंट रेशो। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो होती है। लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहली टाइप होती है करंट रेशो, जिसका फार्मूला था करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इसी तरह हमारे पास एसेट टेस्ट रेशो, जिसको हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं, जिसका फार्मूला था करंट एसेट लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट कैसे फाइंड करते थे? करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता था उसको हम लिक्विड एसेट्स कहते थे। उसके बाद हमने जो है वो टर्नओवर रेशियोज पढ़ते थे, जैसे कि स्टॉक टर्नओवर है, डेटर टर्नओवर है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, जिसमें हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते थे, जिसका फॉर्मूला था CGS डिवाइड बाय एवरेज ऑफ स्टॉक। CGS जो है अगर क्वेश्चन में नाम दिया तो हम क्रेडिट सेल को भी ले सकते थे। उसके बाद हम डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते थे, इसका फॉर्मूला होता था क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ऑफ डेटर्स। इसमें डेटर्स कलेक्शन पीरियड भी आ जाता था, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। उसके बाद हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते थे, जिसका फॉर्मूला होता था एवरेज ऑफ क्रेडिटर डिवाइड बाय एवरेज ऑफ क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज ऑफ क्रेडिटर्स। तो सॉरी क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज ऑफ क्रेडिटर्स। तो उसके बाद हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड देखते थे, जिसका फार्मूला था नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो इससे हम डेज में या मंथ्स में या ईयर्स में भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे। एक फार्मूला होता है हमारे पास आगे, सॉरी इसके बाद हम आगे चलते थे तो हमारे पास आती थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पढ़ते थे, जिसका फार्मूला GP डिवाइड बाय सेल। अगर परसेंटेज में लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेते थे। अगर पॉइंट्स में रखना है तो GP डिवाइड बाय सेल्स एनफ। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते थे। इसी तरह हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आती थी, जिसका फार्मूला होता इक्विटी डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट, और अगर परसेंटेज में लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी लगा ले। तो इसी तरह इंटरेस्ट कवरेज रेशो आती थी, जिसका फार्मूला होता था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने आपको रेशियोज जो है याद करवाई थी जब हम फिजिकल क्लासेस में पढ़ रहे थे। अब इस चैप्टर को करने से पहले एक दफ़ा आपने उन तमाम रेशियो से गो थ्रू हो जाना है, ताकि चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले आपको जो है तमाम रेशियो ज़हन में है। तो जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपके पास जो है आपके पास बुक का पेज नंबर 161 प्रॉब्लम्स के अंदर पहली प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ डाटा हमें दिया गया है कि डाटा ऑफ द वेरियस कंपनीज का हमें डाटा दिया गया है, जिसमें हमें सेल्स दी हुई है ABCDEF 6 कंपनीज है, जिसकी हमें सेल्स गिवन है, जिसके हमें टोटल एसेट्स गिवन है, जिसका हमें नेट इनकम गिवन है। हमें कहा गया है फाइंड, हमसे हमें करने के लिए कहा गया है डिटरमिन दी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो फाइंड करनी है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फार्मूला एक ही होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के केस में हमारे पास फार्मूला होता है CGS और सेल ओवर इन्वेंट्री, एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। जबकि एसेट्स टर्नओवर के केस में हमारे पास फार्मूला होता है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स, यानी इन्वेंट्री की बजाय हम टोटल एसेट लिख देते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट रेशियो एक ही बात है, इसका फार्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स होता है। एंड अर्निंग पावर बोलते हैं नेट, इसको अर्निंग पावर को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं, इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है बेसिकली एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जो आप कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट रेशियो। ये इसका फार्मूला होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 टोटल एसेट टर्नओवर, नंबर 2 नेट प्रॉफिट मार्जिन, नंबर 3 अर्निंग पावर। ये 3 चीज़ें जो हैं हमने कैलकुलेट करनी है। अर्निंग पावर का फार्मूला, ये सारे अर्निंग पावर कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। ये फार्मूला भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 1
पेज नंबर 161 पे आपके पास मौजूद होगा, जिसमें उसने हमें डिफरेंट कंपनीज दी हैं, ABCDEF 6 कंपनीज हैं। हर कंपनी की उसने हमें सेल्स दी है सबसे पहले, उसके बाद उसने हमें हर कंपनी के टोटल एसेट्स दिए हैं, उसके बाद हर कंपनी का उसने हमें नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट दिया है, और हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट रेशियो, और आखिरी चीज इसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको अर्निंग पावर भी कहते हैं। ये 3 चीजें हमने फाइंड करनी। सबसे पहले हमें सेल्स गिवन है, जो कि है इसकी $10 है, ए की 20, बी 8, सी की 5, 12 और 17, 5, 12 और 17, ये हमारे पास सेल्स गिवन है। जबकि टोटल एसेट्स जो है वो 8, 10, 6, 2.5 और 4 और 8, ये हमारे पास टोटल एसेट्स गिवन है। जबकि हमारे पास 0.7 नेट प्रॉफिट, 2 0.8, 2 0.8 इन दोनों सालों के लिए, इन दोनों कंपनीज के लिए, और 0.5, 1.5 और 1, ये हमारे पास डाटा गिवन है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है एसेट्स टर्नओवर रेशियो, और सबसे पहले आपको एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। फार्मूला है इसका सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब सेल्स हमारे पास ये है, टोटल एसेट्स हमारे पास ये हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 20 डिवाइड बाय 10, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8 डिवाइड बाय 6, 5 डिवाइड बाय 2.5, 12 डिवाइड बाय 4, 7 डिवाइड बाय 8, तो हमारे पास एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो चीज मौजूद है दैट इज कॉल्ड सेल्स। 10 डिवाइड बाय 8, हमारे पास इसका आंसर आया 1.25। दूसरा है 10 डिवाइड बाय 20, इसका आंसर आ जाएगा 2। 8 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर आ जाएगा 1.33। 5 डिवाइड बाय 2.5, आंसर आ जाएगा 2। 12 डिवाइड बाय 4, आंसर आ जाएगा 3। 7 डिवाइड बाय 8, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.875, तो ये आ जाएगा एसेट्स टर्नओवर रेशियो। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में उसने हमें कहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें। नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें सारा डेटा पॉइंट में दिया गया है, हम परसेंटेज में नहीं जाते, हम पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितना भी नेट प्रॉफिट है वो भी पॉइंट्स में, परसेंटेज में नहीं है, तो हमारे पास पॉइंट में डाटा, इसलिए हम सारी चीज़ें पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट आपके पास है 0.7, जबकि सेल्स है इस कंपनी की 10। नेट प्रॉफिट है 2, जबकि सेल्स हैं 20। नेट प्रॉफिट है 0.8, जबकि सेल्स हैं 8। नेट प्रॉफिट है 0.5, जबकि सेल्स हैं 5। 1.5 नेट प्रॉफिट, जबकि सेल्स हैं 12, और 1 है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स हैं 7। इससे हमें नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करेंगे, दैट इज 0.7 डिवाइड बाय 10, हमारे पास आंसर आएगा 0.07। 2 डिवाइड बाय 20, आंसर आएगा 0.1। 0.8 डिवाइड बाय 8, आंसर आएगा 0.1। 0.5 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आएगा 0.1। 1.5 डिवाइड बाय 1.2, आंसर आएगा 1.25, सॉरी 12। 1.5 डिवाइड बाय 12, आंसर आएगा 0.125। 1 डिवाइड बाय 7, आंसर इज 0.143, राउंड करके मैंने इसको 3 लिख दिया। अब आ जाता है अर्निंग पावर। अर्निंग पावर से मुराद, इसको हम अर्निंग पावर को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जो हमने अभी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाय
नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसको हम नेट प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आंसर और ये आंसर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अर्निंग पावर या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसका मतलब है पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.07, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 1.33 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.125 एंड 0.875 मल्टीप्लाई बाय 0.143। तो हमारे पास जो है इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला जो है वो है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.057, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0875। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। 1.33 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.133। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, आंसर फिर उसी तरह 0.2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0.125, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.375 और उसके बाद है 0.875 मल्टीप्लाई बाय 0.143, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.125125। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा, जिसमें हमसे 3 चीज़ें मांगी गई थी। सिर्फ आपको फार्मूले आने चाहिए, बाकी रेशो में काम ही सिर्फ ये है कि आपको मेजर जो चीज़ है वो फार्मूले हैं। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको इस बात की समझ आ गई होगी, लेकिन वही बात सबसे पहले आपको जो चीज़ आनी चाहिए दैट इज फार्मूलाज ऑफ रेशो। हर रेशो का आपको फार्मूला आना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। सेकंड जो चीज़ हमने सेकंड जो क्वेश्चन है जो हम अभी करने लगे हैं, उसके लिए आप पेज नंबर 161 और 162 जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। 161 के लास्ट पे लिखा हुआ है कोर्डेलिरा कैसल कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। उसने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमें बना कर दी हुई है। एक साइड पे बैलेंस शीट बनी हुई है, दूसरी साइड पे इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है और डाटा जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंटरीज हैं, नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अक्रूवल्स, पेएबल्स, लोन्स, लॉन्ग टर्म डेट और नेट वर्थ, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में है। जबकि इनकम स्टेटमेंट में सेल्स, सीजीएस, जीपी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी तमाम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आइटम मौजूद हैं। आपको क्या कहता है नोट्स में एक बात दी हुई है, करंट पीरियड डेप्रिसिएशन 480 है, एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 1800 रुपये है और आपको कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशो। सबसे पहला आपका काम है करंट रेशो कैलकुलेट करना। इसमें ए ऑप्शन हमें कहा गया है कि आपने करंट रेशो कैलकुलेट करनी है, जिसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब आपको करंट एसेट्स चाहिए क्वेश्चन में, आप चेक करेंगे कहाँ कहाँ करंट एसेट्स मौजूद है। आपको करंट एसेट देखने के लिए इनकम स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखने के लिए बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में 3 करंट एसेट आपको पास दिए हुए हैं, कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री। तीन जो है वो करंट एसेट दिए हुए हैं। जब आप इन तीनों में हमारे पास जो कैश है दैट इज 400, जो अकाउंट रिसीवेबल है 1300 और जो इन्वेंट्री है वो है हमारे पास 2100 और इनको प्लस करके हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 2 और 1 3, तकरीबन ये 3800 रुपया। तो अगर आप देखें करंट एसेट्स का टोटल करके भी उसने 3800 रुपया हमें आंसर दिया हुआ है, इसलिए आप करंट एसेट की जगह लिखेंगे 3800 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसी तरह अगर ये टोटल करके ना दिया होता तो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में चूंकि हमें कैलकुलेट करके दिए हुए हैं, अगर आप ये कैलकुलेट ना भी करें तो कोई बात नहीं,
लेकिन मेरा करवाने का मकसद ये है कि अगर ये टोटल ना दिया होता तो आपने कैसे कैलकुलेट करना था। अब करंट लायबिलिटीज में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले आपके पास जो मौजूद है दैट इज अकाउंट्स पेएबल। ये करंट लायबिलिटी है आपके पास। उसके बाद उसने दिया हुआ है अक्रूवल्स, जो चीजें जो आपके एक्सपेंस अप्रूव्ड होते हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए, दैट इज अक्रूवल्स। उसके बाद आपके पास है शॉर्ट टर्म लोन्स, ऐसे लोन जिनको आपने शॉर्ट टर्म पीरियड में पे करना है। तो हमारे पास अकाउंट्स पेएबल जो है वो हमारे पास मौजूद है 320 रुपये से, जबकि अक्रूवल्स है हमारे पास 260 और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है दैट इज 1100। अगर प्लस करें 11 को 13 को 15 1580, और अगर आप उसकी टोटल लायबिलिटी का सम देखें, सॉरी 3 2 5 6 1680, तो अगर आप उसका लायबिलिटी का सम देखें वो भी आपके पास 1680 ही नजर आएगा। तो करंट लायबिलिटीज को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3800 डिवाइडेड बाय 1680, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.262। ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा। इसको हम करंट रेशियो को हमेशा रेशियो में लिखते हैं, रेशियो 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है हम अब करंट रेशियो को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैलकुलेट करने के लिए बी ऑप्शन, दैट इज एसेट टेस्ट रेशियो। बी ऑप्शन में हमें कहता है एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करें, जिसका फार्मूला है, इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम लिक्विड एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज करंट एसेट्स का जो भी टोटल आएगा उसमें से स्टॉक और प्रीपेड जो है वो माइनस कर देंगे। प्रीपेड तो इस क्वेश्चन में है नहीं। करंट एसेट हमारे पास टोटल बने थे 3800। स्टॉक से ज़्यादा इन्वेंट्री जो होता है वो 2100 रुपये से थी। जब आप 2100 माइनस कर देंगे तो ये 1700 आएगा। तो आपके पास जो लिक्विड एसेट है दैट इज 1700, और करंट लायबिलिटी आपने पहले ही कैलकुलेट की हुई है दैट इज 1680। तो 1700 को डिवाइड कर देंगे 1680 पे, तो दैट इज 1.012 रेशो 1। तो ये हमारे पास एसेट टेस्ट रेशो कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन हमारे पास है जिसमें हमें कहता है एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालें। एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करें, जिसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360 आप लिखते होते हैं, और इससे पहले हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर हम डिवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन होनी चाहिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फार्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स का एवरेज करेंगे। नेट सेल्स ऑल क्रेडिट, ये हमें गिवन है इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर 12,680 रुपये से, जबकि एवरेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स एवरेज होता है हमारे पास ओपनिंग भी दिए जाए क्लोजिंग भी दिए जाए, तो हम दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे। लेकिन जब दोनों में से एक दिया जाए तो हम एवरेज नहीं कर सकते, तो फिर हम वही डाटा नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जो कि 1300 रुपये से हैं। अगर आप बैलेंस शीट में पहली आइटम कैश है, दूसरी अकाउंट रिसीवेबल 1300 रुपये से है। 12,680 को जब हम 1300 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशियो निकलेगा 9.7538। ये आंसर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है कलेक्शन पीरियड हमारे पास आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 9.7538, दैट इज 36.91, यानी 36 दिन, तकरीबन 37 दिन जो है वो हमारे पास डेज, इसको हम हमेशा डेज में लिखेंगे। इतने दिनों में हम एवरेजन हम डेटर से जो है वो पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। नंबर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में हमें कहता है
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जिसका फार्मूला होता है CGS ओवर एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन अगर CGS क्वेश्चन में ना हो तो आप जो है वो क्रेडिट सेल को भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास CGS गिवन है, दैट इज 8930। CGS हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8930। अब हमें चाहिए एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्रीज हमारे पास 2100 जो है वो गिवन है। ये होती है एंडिंग इन्वेंट्री। जो बैलेंस शीट में हमारे पास डाटा दिया जाए उसको हम एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं, लेकिन कुछ डाटा हमें नोट्स में भी दिया गया था। तो एवरेज ऑफ इन्वेंट्री मैंने कहा था कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, एक ही बात है, डिवाइड बाय 2। अब हमें सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमारे पास ऊपर जो बैलेंस शीट में दी हुई है वो क्लोजिंग होती है, उसको वो तो हमें मिल गई 2100, वो तो हमने यहाँ पे भी लिखी थी। अब ओपनिंग क्या है? अगर आप बैलेंस शीट के फुट नोट पे देखें तो वहाँ पे दो नोट्स दिए हुए थे, एक करंट पीरियड डेप्रिसिएशन का और एक एंडिंग इन्वेंट्री का। एंडिंग इन्वेंट्री आज की नहीं, पिछले साल की 2001 की। अभी जो डाटा है वो 2002 का है। 2001 की जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो 1800 थी, जो 2001 की एंडिंग थी वो 2002 के लिए ओपनिंग होगी, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1800 आएगी। 2 और 1 3, 3900 डिवाइड बाय 2, वो एक बार दो, 1950 रुपये आपके पास एवरेज इन्वेंट्री, वो 1950 हम यहाँ पे रख देंगे। तो 8930 डिवाइड बाय 1950, तो आंसर आएगा 4.58 टाइम्स। हमारी जो टर्नओवर का आंसर है हमेशा टाइम्स में लिखा जाता है, हमारी इन्वेंट्री इतने टाइम्स जो है वो सेल हो सकती है। आगे है डेट टू नेटवर्थ। डेट टू नेटवर्थ रेशो हमारे पास जो ई ऑप्शन है उसमें कहता है डेट टू नेटवर्थ। नेटवर्थ इक्विटी को बोलते हैं। तो फॉर्मूला इसका हुआ टोटल डेट टू इक्विटी। इक्विटी या नेटवर्थ एक ही बात है, इक्विटी भी लिख सकते हैं और इसके बजाय नेटवर्थ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। टोटल डेट सबसे पहले हमेशा है। तो आपके पास करंट लायबिलिटीज और जो टोटल डेट होते हैं वो दो चीजों का मजमुआ होते हैं। जो टोटल डेट होते हैं वो दो चीजों का मजमुआ होते हैं। टोटल डेट में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल डेट बेसिकली दो चीजों का मजमुआ है। नंबर 1 करंट डेट या करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो हमारे पास देखें क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज भी दी हुई हैं जो कि टोटल मिला के 1680 और हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी की है 1680। जबकि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं वो हमारे पास दी हुई है लॉन्ग टर्म डेट के नाम से, जो कि है 2000। जब इनको प्लस करेंगे तो 3680 हो जाएगा। तो टोटल डेट की जगह पे आ गया 3680 डिवाइड बाय इक्विटी। तो क्वेश्चन में नेटवर्थ, इक्विटी को नेटवर्थ भी कहते हैं, नेटवर्थ के नाम से आपको 3440 रुपये लिखे हुए मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। तो हम 3680 को डिवाइड करेंगे 3440 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.069, दैट इज कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशियो। तो हमारे पास जो है वो 5 ऑप्शन सॉल्व हो गए। अब हम रेस कर लेते हैं, फिर हम इसका छठा ऑप्शन जो कि एफ ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। एफ ऑप्शन में हमसे जो रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है उस रेशो, वो रेशो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी एफ रेशो में कहा गया लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटलाइजेशन रेशो। एफ ऑप्शन में हमें जो पूछा गया है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय 2 कैपिटलाइजेशन रेशियो। तो लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटलाइजेशन रेशियो।
अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट इसका फार्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन से मुराद है, क्या मुराद है? कैपिटलाइजेशन से मुराद है ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं, कैपिटलाइजेशन से मुराद, यहाँ पे नेट वर्थ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इक्विटी भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो मर्जी नाम इस जगह यूज कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म डेट हमने यहाँ पे लिखे थे 2000 है, जबकि कैपिटल मींस नेट वर्थ वो हमारे पास 3440 है, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट टू नेट वर्थ आ जाएगा। तो हम करेंगे 2000 डिवाइड बाय 3440, तो हमारे पास आ जाएगा 0.581 लॉन्ग टर्म डेट टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन से बाद कैपिटल, इक्विटी, नेट वर्थ, कुछ भी नाम यूज किया जा सकता है। उसके बाद हमें कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। जी ऑप्शन में हमें कहा गया है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करें या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करें, एक ही बात है, जिसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें, अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के लिए जीपी चाहिए, जीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड 3750। अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखें तो सेल्स माइनस सीजीएस, तो सी आगे जीपी 3750 दिया हुआ है, डिवाइड बाय सेल्स है जो सबसे ऊपर दी हुई है 12680 रुपये। तो अगर पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिखना है, अगर मल्टीप्लाई अगर आपने परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी लगा सकते हैं। 3750 डिवाइड बाय 12680, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2957 0.2957। अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 29.57% बन जाएगा ये। उसके बाद जी के बाद जो हमारे पास एच ऑप्शन है, उसमें हमें कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, मल्टीप्लाई बाय 100 तब करेंगे जब आपने उसको परसेंटेज में। तो नेट प्रॉफिट तो वही सेल्स तो वही रही 12680 से। अब नेट प्रॉफिट चाहिए तो बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट के एंड पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट 670 रुपये दिया हुआ है, 670 को हम 12680 पे डिवाइड कर लेंगे। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जल्द से कर लीजिएगा 12680, तो हमारे पास आएगा 0.0528। अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो ये 5.28% बनेगा अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेता हूं। आखिरी ऑप्शन इस क्वेश्चन में, लास्ट ऑप्शन आई में क्या कहता है रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना। रिटर्न ऑन इक्विटी जिसका हमारे पास फार्मूला होता है कि नेट प्रॉफिट, इसमें से इसको रिटर्न मिलना होता है ना ओनर को, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी, और ये भी परसेंटेज में हो सकता है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, इसको भी आप परसेंटेज में लिख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो अब नेट प्रॉफिट है हमारे पास 670 रुपये, ऊपर हमने लिखा है। इक्विटी चाहिए, इक्विटी को नेट वर्थ भी कहते हैं, इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3440। तो 670 तकसीम 3440, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर दे रहा है। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 19.47% जो है वही इक्विटी का रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह जो है आपको सिर्फ फार्मूले याद हो तो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करके लिखते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, आपके पास बुक का पेज नंबर 162 ओपन होना चाहिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन है। कहता है सेलेक्टेड डिफरेंशियल रेशियो फॉर आरएमएन इन कॉर्पोरेशन एज फॉलोज। आपको इस क्वेश्चन में रेशियोज निकाल कर दी हुई हैं। सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है और वो भी जो है वो सिर्फ जो है आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल बात क्या पूछ रहा है, व्हाई डिड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन। आप ये बताएं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन क्यों कर रही है।
अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, जिसमें 2001 में 12.1% था, 2002 में वो 6.5% हो गया, और 2.3 में उससे भी कम होकर 2.3%, 2.8% रह गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था जो कि उसने 2001, 2002 और 2003 का डाटा दिया हुआ है, जिसमें 2001 में 12.1% था, फिर वो जो कम होकर 6.5% रह गया, फिर उसके बाद कम होकर 2.8% रह गया। और आपको पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एसेट्स टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अब एक बात तो ये है कि आपका जो है एसेट टर्नओवर रेशियो या तो कम हो गया है या आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया है। तो अगर आप देखें तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हो रहा है, और उसने जो है एसेट टर्नओवर रेशियो दी हुई है वो भी रिड्यूस हो रही है। क्वेश्चन में आप इसका आंसर यूँ देंगे बिकॉज द एसेट टर्नओवर रेशियो एंड नेट प्रॉफिट बोथ रिड्यूसिंग ईयर बाय ईयर, हर साल दोनों चीजें रिड्यूस हो रही हैं। इसके रिड्यूस होने की रीजन क्या होती है? इसके रिड्यूस होने, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला, ये चीज है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, या एवरेज ऑफ जो है एवरेज ऑफ एसेट्स भी कहते हैं, या टोटल एसेट्स भी लिख सकते हैं। एवरेज तब होता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हैं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब एसेट टर्नओवर रेशियो क्यों रिड्यूस हो रही है? क्योंकि एसेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले सेल जो है वो कम होती जा रही है। और इसके कम होने की रीजन क्या है कि आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, उसके बदले जो है आपकी सेल जो है वो इसकी निस्बत, प्रॉफिट की निस्बत सेल बढ़ रही है। लेकिन आपकी एग्जैक्ट जो है रीजन ये होती है। रीजन ये क्या है कि आपके एसेट्स तो दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब वो कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? लोगों से उधार लेके इंक्रीज करी जा रहे हैं, आप मालिक से पैसे लगवा के इंक्रीज करी जा रहे हैं, कोई भी केस हो सकता है, लेकिन उसके बदले में आपकी सेल्स कोई नहीं बढ़ रही। तो ये रीजन होती है आपके रिटर्न ऑन इक्विटी के कम होने की। या दूसरी चीज आप ये कहते हैं कि आपकी सेल्स तो थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन उस सेल पे जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत थोड़ी है, आपको नेट प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है। क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो है, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो भी काम दे रहे हैं। तो इसकी ये दो रीजन होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन, इसको आप इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है उसमें कह रहे हैं वाज द इंक्रीज इन डेट आर रिजल्ट ऑफ ग्रेटर करंट लायबिलिटी और ग्रेटर लॉन्ग टर्म डेट। एक्सप्लेन कहता है क्या हमारे डेट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, और वो किसकी वजह से हैं? करंट लायबिलिटीज की वजह से या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की वजह से। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है इसको बताने के लिए हमारे पास करंट रेशियो होती है। करंट रेशियो का फार्मूला आपको पता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज होता है। और 2001, 2002 और 2003 हमारे पास जो है 3 सालों की करंट रेशियो दी हुई है, जो कि 4.2, 2.6 और 1.8 है। ये दिन ब दिन रिड्यूस होती जा रही है। इसके रिड्यूस होने की रीजन क्या है कि आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। जितना नीचे वाला अमाउंट बड़ी होगी, उतनी ऊपर वाली अमाउंट जब आपकी ये रेशियो छोटी आएगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी करंट रेशियो दिन ब दिन रिड्यूस हो रही है। क्योंकि करंट रेशियो रिड्यूस हो रही है, इट मींस कि आपकी दिन ब दिन करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। तो आप ये रीजन देंगे कि आपके टोटल डेट के बढ़ने की वजह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, जितनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। क्योंकि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है और करंट रेशियो आपकी दिन ब दिन रिड्यूस होती जा रही है। तो इसकी आप ये रीजन देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए है। ए और बी दो ऑप्शन आपने डिस्क्राइब करना है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन है, जिसमें से इस लेक्चर में हम 4 करेंगे। इससे अगले लेक्चर में हम जो है रिमेनिंग 3 क्वेश्चन करेंगे। 2 जो है वो पार्ट नहीं है, 8वां और 9वां वो आप छोड़ देंगे। आपके पास रिमेनिंग 7 क्वेश्चन बनेंगे। 4 हम इस लेक्चर में करेंगे। अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इससे अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग 3 करेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो हमारे पास 4 चैप्टर बचेंगे, और हमारे जो ऑनलाइन टोटल मुझे लेक्चर जो हमारे बाकी बचे थे, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स में से जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे
आएंगे, दैट इज 14 में से 2 लेक्चर हमारे इस पर स्पेंड हो जाएंगे, रिमेनिंग 12 लेक्चर बनेंगे जिसमें हमने 4 चैप्टर पढ़ने हैं। मीन्स उसी तरह जिसमें हमने काउंटिंग के लेक्चर खत्म किए, चैप्टर्स खत्म किए थे 3 दिनों में एक, इसी तरह इसका भी हम 3 दिनों में एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो अगले 12 लेक्चर्स में हमारे रिमेनिंग 4 चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में उसने हमें बैलेंस शीट बनाकर दी है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो है इसमें मिस कर दी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने बैलेंस शीट भी मुकम्मल करनी है और साथ साथ इनकम स्टेटमेंट मुकम्मल करनी है विद गिवन डाटा। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें उसने हमें कहा है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये दी हुई है, जो कि है 500 रुपए से। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल्स, जो कि मिसिंग है। इन्वेंट्रीज, जो कि मिसिंग है। करंट एसेट्स, जो कि ये तीनों जमा हो पाएंगे लेकिन वो भी मिसिंग है। उसके बाद नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स से बात होता है इसमें तमाम डेप्रिसिएशन माइनस करके जो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है, जो कि मिसिंग है। उसके बाद एसेट्स का टोटल किया गया है, टोटल एसेट्स, वो भी हमारे पास मिसिंग है। उसके बाद हमें कहा गया है लायबिलिटी साइड में अकाउंट्स पेएबल, जो कि हमारे पास है 400 से। बैंक लोन, जो कि मिसिंग है। उसके बाद अप्रूवल्स, जो कि 200 रुपए से है। करंट लायबिलिटीज, जो कि इन सबको प्लस होने की वजह से आएगा, मिसिंग है हमारे पास। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स, एक ही बात है। जो कि हमारे पास है 2650 रुपए से। उसके बाद इक्विटी या कॉमन स्टॉक इक्विटी और रिटेन अर्निंग दोनों मिला के कॉमन स्टॉक है और प्लस इसमें रिटेन अर्निंग प्लस करने के बाद टोटल आपके पास वो जो हम इक्विटी सेक्शन बनाते थे वो सारा सेक्शन प्लस होकर आपके पास जो रिटेन अर्निंग आई हुई है दैट इज 3750। और हमारे पास जो टोटल इस साइड का है वो भी हमारे पास मिसिंग है, टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट भी बना कर दी है उसमें, जिसमें करंट सेल दी हुई है जो कि है 8000 लेस इसमें से हम कर देते हैं सीजीएस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि मिसिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट जीपी के नाम से, जो कि हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जीपी भी मिसिंग है। उसके बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसिव, जो कि हमारे पास 400 है। इनको लेस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट लेकिन ये बिफोर टैक्स होता है, ये भी हमारे पास मिसिंग है। उसके बाद हम लेस करते हैं इसमें से टैक्स, जो कि उसने कहा है 44% आप पे टैक्स पड़ रहा है, तो जब 44% टैक्स पड़ेगा लेकिन टैक्स का हमें ये वैल्यू नहीं दी गई। उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, वो भी हमारे पास मिसिंग है। ये हमें दो चीज़ें बना कर दी हैं और दरमियान में इस डाटा मिस कर दिया गया है। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन में भी हमारे पास डाटा मौजूद है, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमें बताई गई है दैट इज करंट रेशो,
जो कि है 3:1 यानी 3:1, एक ही बात है। डेप्रिसिएशन दी हुई है 500, उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट रेशो दी हुई है, दैट इज 7%, जिसको मैं 0.07 भी लिख सकता हूँ अगर मैं इसको परसेंटेज में ना लिखूँ तो। टोटल लायबिलिटीज टू शेयर होल्डर इक्विटी, टोटल लायबिलिटीज शेयर होल्डर इक्विटी, टू इक्विटी लिख देता हूँ, एक ही बात है, जो कि 1:1 है यानी 1:1 है। उसके बाद हमारे पास है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो कि है 45 डेज। उसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दैट इज 3:1। अब हमें कहता गया है assuming that sales and production are steady through 360 days, हमारे पास 360 दिन है, नंबर ऑफ डेज की 360 बात की है। कंप्लीट दी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों डाटा हमें कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हम क्या चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। करंट रेशो के लिए आपको करंट एसेट्स का होना जरूरी है या करंट लायबिलिटीज का होना जरूरी है, दोनों में से है, दोनों में से एक होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम अभी नहीं लेंगे। डेप्रिसिएशन तो वैसे ही अमाउंट देंगे। नेट प्रॉफिट की जो रेशो है, नेट प्रॉफिट की रेशो के लिए हमें चाहिए होती है नेट प्रॉफिट, वो मौजूद नहीं है, लेकिन हमें चाहिए होती है सेल्स, तो सेल्स मौजूद है। तो हम ये रेशो को सबसे पहले, जिसकी हमें दो चीज़ें मौजूद हों और एक चीज़ फाइंड कर सकते हो, वो चीज़ हम यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशो, जिसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आपने परसेंटेज में लिखना है। तो नेट प्रॉफिट रेशो हमारे पास दी हुई है, दैट इज 0.07, अगर आप इसकी परसेंटेज में कम करते हैं, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। सेल्स हमें दी हुई है 8000, तो जब ये 8000 जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास होगा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 8000। हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, हमें यहाँ पे भी सॉल्व करनी है चीज़ें। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 0.707 नेट प्रॉफिट रेशो का आंसर। नेट प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, सेल्स हमारे पास गिवन है 8000, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.07 मल्टीप्लाई बाय 8000 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। इससे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, 8000 मल्टीप्लाई बाय 0.07, हमारे पास 560, हमारे पास नेट प्रॉफिट का आंसर आ गया 560। इसका मतलब है ये हमने 560 रुपये फाइन किए, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मिलता है उस पर 44% टैक्स पड़ता है, यानी यहाँ इस जो हमें अमाउंट होगी उसका 44% जो है वो टैक्स है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यानी ये जो है ये 40% 44% कम होकर वैल्यू आती है, इसका मतलब है ये 56% वैल्यू है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका हम फॉर्मूला क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट जो आपके पास आया हुआ है 1 माइनस 44%, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 56% है, क्योंकि अगर यहाँ पे 100% वैल्यू होती है उसमें 44% आती है, 56 आती है, तो 1 माइनस 44 मीन्स 56%, ये एक ही बात है। तो इस तरह अगर यहाँ पे 56 होता तो यहाँ पे मैं 56 लिखता, अगर यहाँ पे 60 होता तो यहाँ पे मैं 60 लिख देता, जो भी रेशो दी होती। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 560 1 माइनस 0.44, जब 44 को परसेंट ले लेंगे 0.44 आएगा, तो 56 डिवाइड बाय 0.56 560 से, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 560 डिवाइड बाय 0.56, तो हमारे पास आंसर आएगा 1000 रुपये। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये 1000 है।
और आपने टैक्स फाइंड करना है तो 1000 में से 560 निकाल देंगे तो 440 रुपये आपके पास टैक्स आ जाएगा। तो आपने टैक्स निकालना है, आपने क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स माइनस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपके पास टैक्स की वैल्यू 440 रुपये की पड़ेगी। तो इस तरह से हम इनकम स्टेटमेंट की 3 आइटम जो हैं वो ये सॉल्व करें। अब इससे ऊपर जाना है तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग और एडमिन माइनस होकर ये वैल्यू आती है। जब ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे। जब आपने सेलिंग जीपी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप 1000 में से 400 माइनस कर देंगे तो आपके पास 600 आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने 1000 में से 400 ये माइनस करके ये वैल्यू आएगी। ऊपर जाते हुए प्लस करेंगे, ऊपर जाते हुए प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है 1400 आ जाएगा। हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 1400 निकलेगी। जब हम इनकम स्टेटमेंट करवाते थे तो हम कहते थे नीचे आएंगे तो ये चीज़ माइनस होकर ही आएगी, जब ऊपर जाएंगे तो बैक कैलकुलेशन होगी, यानी इसमें ये प्लस करके ये वैल्यू आएगी। तो आप देखिए 14 में से 400 निकालें तो 1000 ही वैल्यू आती है। तो इस तरह से हम जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। अब आपको पता है सेल में से जीपी माइनस किया जाए, सीजीएस का फार्मूला ये भी होता है कि सेल माइनस जो है वो सेल में से जो है सेल जीपी निकालने का फार्मूला होता है सेल्स माइनस सीजीएस। अब जीपी हमारे पास है 1400, सेल है हमारे पास 8000, तो हम सीजीएस जो है ये फाइंड कर सकते हैं। ये माइनस सीजीएस इधर आके प्लस सीजीएस हो जाएगा और 1400 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8000 में से क्या 7000 में निकाल करते हैं तो 6600। तो हमारे पास जो सीजीएस की वैल्यू है दैट इज 6600। तो इस तरह जो है हम ये जो है डाटा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, जो कि 400 इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस भी थे। तो ये कैलकुलेशन जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। दोबारा से मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्योंकि एक चीज़ इसके अंदर हम लिखना भूल गए हैं इनकम स्टेटमेंट में। डाटा लिखते हुए एक चीज़ हमसे मिस हो गई है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसने कहा था लेस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, जो कि हमारे पास ये 8000 दी हुई थी, ये मिस था, ये भी मिस था, सेलिंग एडमिन भी मिस है। लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस ये हमें दिया हुआ है, ये 400 था। ये चूँकि मैं लिखना जो है यहाँ सही तरीके से देखा नहीं गया तो लिखना जो है यहाँ से निकल गया था, इस वजह से ये रह गया। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप इसमें से टैक्स माइनस करते हैं जो कि 44% था, वो भी हमें नहीं पता था, तो हमारे पास आंसर आता था नेट प्रॉफिट। लेकिन अब हम ये नेट प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 560, पहले मौजूद नहीं था। और उसी तरह हम ये भी कैलकुलेशन कर चुके हैं कि ये 1000 है और ये 440 है, ये माइनस करने के बाद 560 आया था, जो हम यहाँ तक जो है कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब आगे ये चीज़ें आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। एक चीज़ मिस होने की वजह से वो थोड़ी सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यहाँ तक आपको बातों की समझ में आ गई होगी कि नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड किया इस फार्मूले से, और ये टैक्स कैसे फाइंड किया इस फार्मूले से, और बैकअप कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। 1000 में से 560 निकाल दें 440 वैल्यू वाले। तो यहाँ तक आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम एक रेशो हमने सॉल्व की, हमने काफ़ी चीज़ें फाइंड करी। अब हम कोई और रेशो देखते हैं, जैसे कि टोटल लायबिलिटीज को टोटल इक्विटी, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये हमारे पास एक और रेशो उसने दी हुई है जो कि आंसर है 1/1। इससे मुराद ये है कि जितनी आपके पास टोटल लायबिलिटीज है, क्या आपके पास टोटल लायबिलिटीज दी हुई है?